हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 6वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 3 हेलन केलर नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। साथ में इसके संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या को समझेंगे। पूरा पाठ समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना और जो मेरे चैनल में नए हैं वे मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों, पाठ शुरू करते हैं। पाठ 3 हेलन केलर। हेलन केलर अमेरिका की सुप्रसिद्ध महिला थी। ये विलक्षण प्रतिभा की धनी महिला थी। इन्होंने स्वयं अपंग होते हुए भी दूसरे दीन दुखियों की सेवा की और इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि अभाव या अपंगता जीवन की उन्नति में बाधक नहीं होती, बल्कि अकर्मण्यता ही जीवन के विकास में बाधक होती है। आमतौर पर देखा गया है कि भिन्न क्षमताओं वाले बच्चे या युवा अपने जीवन से निराश होकर अकर्मण्य हो जाते हैं, किंतु विश्व इतिहास में ऐसे भी उदाहरण मिल जाएंगे जहां भिन्न क्षमताओं वाले बच्चों ने सामान्य बच्चों की अपेक्षा अधिक क्षमता से न केवल सामान्य जीवन जिया वरन महान कार्य भी किए। अक्सर आपने और हमने देखा है कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं या अपंग होते हैं, वे अक्सर हताश होकर, निराश होकर बैठ जाते हैं और आगे अपने विकास हेतु कोई प्रयास नहीं करते। लेकिन दुनिया के इतिहास में ऐसे भी उदाहरण मिल जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन की कमियों व अभाव के बावजूद भी अनेक ऐसे प्रयास किए जिसके कारण उनका नाम दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। अमेरिका की एक अंधी बहरी महिला हेलन केलर ऐसी ही महान विभूति थी। उन्होंने अपने कठोर श्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति से वे असाधारण कार्य किए जो 2 आँखों और 2 कान रखने वाले करोड़ों लोग भी नहीं कर पाए। आइए इस पाठ में हम उस कर्मठ महिला का जीवन परिचय पढ़ेंगे। पहले हम पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं। सुप्रसिद्ध मतलब मशहूर या विख्यात। अर्पित करना अर्थात देना या समर्पण करना। विलक्षण का अर्थ है विशेष लक्षण से युक्त। प्रतिभा मतलब विलक्षण बुद्धि। बोस्टन अमेरिका का एक शहर है। अनायास का अर्थ है बेवजह। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। फौरन का अर्थ है तुरंत। दैव योग का अर्थ है देवताओं की कृपा से। यकायक मतलब अकस्मात या अचानक। उल्लास का अर्थ है प्रसन्नता या आनंद। परिश्रम मतलब मेहनत। यथेष्ट का अर्थ है जितना चाहिए उतना या काफ़ी। अब हम पाठ को समझेंगे। अमेरिका की सुप्रसिद्ध महिला हेलन केलर का जन्म 27 जून सन 1880 में हुआ था। अंधी और बहरी होते हुए भी इस महिला ने उच्च शिक्षा प्राप्त की और फिर दीन दुखियों की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया। आज इस महिला को सारा संसार जानता है। हेलन जन्म से तो अंधी और गूंगी बहरी नहीं थी। 1.5 वर्ष की अवस्था तक वह भी दूसरे बच्चों की तरह देख सुन सकती थी। कुछ कुछ तुतलाकर बोलने भी लगी थी, पर वह अकस्मात बीमार हो गई। बीमारी से तो उसकी जान बच गई, पर आँख, कान और वाणी वह सदा के लिए खो बैठी। यहाँ पर यदि आपसे संदर्भ पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्य खंड हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के हेलन केलर नामक पाठ से दिया गया है और ये पाठ संकलित है। प्रसंग में आप बता सकते हैं कि इस गद्य खंड में हेलन की शारीरिक विकलांगता के बारे में बताया गया है। व्याख्या आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि हेलन केलर का जन्म अमेरिका में 27 जून 1880 को हुआ था। अंधी बहरी होते हुए भी उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, जैसे सामान्य बच्चे प्राप्त किया करते हैं, और अंधी बहरी होने के बावजूद भी वे दीन दुखियों की सेवा करती है और समाज सेवा में अपना जीवन अर्पित कर देती है। आज इस महिला को उनकी सेवा के कारण सारा संसार जानता है और उनका आदर करता है। हेलन जन्म से सामान्य बच्ची थी, सामान्य बच्ची की तरह स्वस्थ थी और वो जन्म से अंधी, गूंगी और बहरी नहीं थी। लगभग 1.5 वर्ष की अवस्था तक वह दूसरे बच्चों की तरह देख सुन सकती थी और कुछ कुछ तुतलाकर बोलने भी लगी थी, पर वह अचानक किसी बीमारी से ग्रस्त हो गई और उस बीमारी में उसकी जान तो बच गई, लेकिन उन्होंने अपने आँख, कान और बोलने की क्षमता खो दी।
हेलन अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमती थी, उसमें विलक्षण प्रतिभा थी, पर बेचारी अपने अनुभवों को प्रकट करने में बिल्कुल असमर्थ थी। उसे अपनी असमर्थता पर बड़ी झुंझलाहट होती थी। कभी कभी वह अपने छोटे भाई बहनों को बुरी तरह मार बैठती थी या फिर दुखी होकर अपने आप को ही किसी न किसी तरह दंड दिया करती थी। हेलन दूसरे बच्चों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान थी, ज़्यादा सोच विचार कर सकती थी, अच्छे से चीज़ों को समझ सकती थी और वो विलक्षण प्रतिभा की धनी थी। पर चूँकि वो गूंगी बहरी थी, अंधी थी, इसलिए अपने अनुभवों को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। दूसरों को बताने में, अपने अनुभवों को जताने में वो असमर्थ महसूस करती थी और इसी के कारण वह झुंझला जाती थी। इस विवशता के कारण दुखी होकर वो कभी कभी अपने छोटे भाई बहनों को पीट दिया करती थी या फिर खुद को नुकसान पहुंचाया करती थी। हेलन का दुख उसके माता पिता से नहीं देखा गया। उन्होंने काफ़ी सोच विचार के बाद उसे अंधे बहरों के स्कूल में भर्ती कराने का निश्चय किया। दैव योग से बोस्टन की अंध बधिरशाला में सलीवन नाम की एक योग्य अध्यापिका उन्हें मिल गई। अब जो हेलन के माता पिता थे वे अपनी संतान अर्थात हेलन का कष्ट देखकर वे भी दुखी रहा करते थे और काफ़ी विचार करने के बाद उन्होंने अपनी बच्ची को, हेलन को, अंधे बहरों के स्कूल में भर्ती करा दिया, जो कि बोस्टन शहर में था। बोस्टन अमेरिका में है। और उस स्कूल में, जो अंध बधिर बच्चों का स्कूल था, उस पाठशाला में एक योग्य टीचर या अध्यापिका जिनका नाम सलीवन था, उनका साथ मिला हेलन को। सलीवन बहुत ही संवेदनशील थी। उन्होंने खुद भी अंधेपन का दुख भोगा था और ऑपरेशन के बाद कुछ दिनों पहले ही दृष्टि प्राप्त की थी, इसलिए वे हेलन के दुख को समझ सकती थी। जो सलीवन थी, जो हेलन की अध्यापिका थी, वो भी पहले दृष्टिहीन थी, लेकिन ऑपरेशन से वो ठीक हो गई थी, उनकी आंखें दिखने लगी थी। तो सलीवन जो है वो अंधे बच्चों के कष्ट को अच्छी तरह से समझ सकती थी और उन्हें समझा भी सकती थी, इसलिए उन्होंने हेलन की देखरेख का जिम्मा खुद ले लिया। उन्होंने उसकी देखरेख और शिक्षा का भार सहर्ष अपने कंधों पर ले लिया और हेलन के दुखों को दूर करने का उपाय सोचने लगी। पर हेलन को समझाने और उसके मन की बात समझने का कोई उपाय उन्हें नज़र नहीं आया। इससे सलीवन को बड़ी निराशा हुई। जिस दायित्व को उन्होंने स्वीकार किया था उसे पूरा करने का वे सदा प्रयत्न करती रही। चूँकि सलीवन ने हेलन को शिक्षा देने का भार अपने कंधों पर लिया था और उनकी देखरेख का जिम्मा लिया था, लेकिन हेलन जो है वो अंधी भी थी, बहरी भी थी और बोलने में भी असमर्थ थी। यह चीज़ सलीवन सोचती रहती थी और सलीवन को इसी के कारण निराशा भी होती थी कि मैं किस प्रकार से अपनी जो जिम्मेदारी है उसे पूरी करूं, जिस दायित्व को मैंने स्वीकार किया है उसे मैं किस प्रकार से पूरा करूं, ये वो सोचती रहती थी। हेलन को सिखाने का प्रयत्न वो सदा करती रहती थी। हेलन को अपनी गुड़िया बहुत प्यारी थी, वह उससे पल भर भी जुदा नहीं होना चाहती थी। सलीवन ने एक दिन हेलन की हथेली पर उंगली से डॉल शब्द लिखा। हेलन को उंगलियों का यह खेल बड़ा पसंद आया। वह फौरन अपनी माँ के पास गई। उसने वैसा ही डॉल शब्द या गुड़िया शब्द लिखा। हेलन के पास एक डॉल थी जिससे बच्चे खेलते हैं, वैसा डॉल हेलन के पास भी था और हेलन जो है उस गुड़िया से खेलती थी, उससे एक पल के लिए भी वो अलग नहीं होती थी। तो सलीवन ने एक दिन क्या किया, हेलन की हथेली पर डॉल शब्द लिख दिया अपनी उंगली से। तो हेलन को ये खेल बहुत मज़ेदार लगा, अच्छा लगा, उस खेल में उसको आनंद आया। हेलन अपनी माँ के पास फ़ौरन गई और वैसा ही डॉल शब्द उसने अपनी माँ को लिखकर दिखाया। तो हेलन की शिक्षिका जो थी सलीवन, वो प्रसन्न हो गई। क्यों प्रसन्न हो गई? क्योंकि उसे ये उपाय मिल गया था कि वो हेलन को किस तरह से सिखा सकती है। अब सलीवन उसे नित नए शब्द सिखाने लगी। हेलन ज्यों-ज्यों नए शब्द सीखती त्यों-त्यों अधिक सीखने की उसकी जिज्ञासा बढ़ती जाती। यहाँ पर भी आप संदर्भ में पूछा जाए तो ये लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्य खंड हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के हेलन केलर नामक पाठ से ली गई है। ये पाठ संकलित है। प्रसंग में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हेलन के नवीन शब्द सीखने की जिज्ञासा का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। व्याख्या में आप बता सकते हैं, जब सलीवन ने हेलन की हथेली पर डॉल शब्द लिखा तो हेलन को ये खेल बहुत अच्छा लगा।
नए शब्द सीखने की जिज्ञासा हेलन के मन में और बढ़ती जाती है। ज्यों-ज्यों हेलन नए-नए शब्द सीखती है, त्यों-त्यों उसकी जिज्ञासा निरंतर बढ़ती जाती है और वह अपने संपर्क में आने वाली हर एक चीज़ का नाम जान लेना चाहती थी। हेलन ने उन दिनों का वर्णन करते हुए अपनी आत्मकथा में लिखा है, ज्यों-ज्यों मैं सीखती जा रही थी, दुनिया जिसमें मैं रहती थी मुझे अधिक सुखमय और आकर्षक नजर आती जा रही थी। जब सलीवन ने हेलन को सिखाना शुरू किया तो हेलन की जिज्ञासा और बढ़ने लगी और जिन जिन चीज़ों के संपर्क में हेलन आती थी उन सब चीज़ों के बारे में वो जान लेना चाहती थी। जब हेलन बड़ी होती है तो अपनी आत्मकथा लिखती है और उसमें इन दिनों का वर्णन करती है कि ज्यों-ज्यों मैं सीखती जा रही थी, दुनिया मुझे और भी मनमोहक, आकर्षक और सुखदायी नज़र आ रही थी। मतलब हेलन को पहले से ज़्यादा दिलचस्पी होने लगी थी अपने आसपास के संसार में। वो हर चीज़ को जान लेना चाहती थी, हर चीज़ को सीख लेना चाहती थी। धीरे धीरे सलीवन ने हेलन को अंधलिपि ब्रेल लिपि सिखा दी। ब्रेल लिपि किसे कहते हैं? ब्रेल लिपि दृष्टिहीनों को शिक्षा देने के लिए बनाई गई एक विशेष लिपि है, जिसमें मोटे कागज पर सूजे से छेद कर ध्वनि सूचक बिंदियां बनाई जाती है और पलटकर उन उभरी हुई बिंदियों को उंगलियों के स्पर्श से पढ़ा जाता है। और ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था, जो स्वयं अंधे थे। अब क्या था, हेलन ने अपना सारा समय लिखित साहित्य को पढ़ने में लगा दिया। वह खाना पीना भूलकर रात दिन इस लिपि में लिखे साहित्य को पढ़ा करती थी। अब चूंकि हेलन ने ब्रेल लिपि पढ़ना सीख लिया था, उनकी शिक्षिका ने सिखा दिया था, तो अब वो क्या करती थी, हमेशा ब्रेल लिपि में लिखे हुए साहित्यों का अध्ययन करती रहती थी। और उनकी इतनी दिलचस्पी थी पढ़ने में कि वो खाना पीना भी भूल जाती थी, रात दिन वो बस पढ़ती रहती थी। दैव योग से एक दिन उसकी वाचा भी खुल गई। एक दिन यकायक उसके मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द निकल पड़े, जिसका आशय था आज बड़ी गर्मी है। वाचा का अर्थ है वाणी, बोलने की क्षमता। तो हेलन जब साहित्य का अभ्यास करती थी तो अचानक एक दिन क्या हुआ कि उनके मुंह से कुछ शब्द फूट पड़े, वह बोल पड़ी और टूटे फूटे शब्दों में उन्होंने कुछ शब्द निकाले अपने मुंह से, जिसका अर्थ था कि आज बड़ी गर्मी है। हेलन की वाणी सुनकर अन्य लोगों को तो प्रसन्नता हुई ही, पर हेलन के जीवन का यह सबसे सुखी दिन था। हेलन ने इसका उल्लेख भी अपनी जीवनी में किया है। वह लिखती है, उस दिन मेरे हृदय में जितना आनंद और उल्लास उमड़ा उतना शायद ही किसी बालक के जीवन में कभी उमड़ा हो। तो यहाँ पर आप संदर्भ में उसी प्रकार लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्य खंड हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के हेलन केलर नामक पाठ से लिया गया है। यह पाठ संकलित है। प्रसंग में आप बता सकते हैं कि जब हेलन ने सर्वप्रथम बोलना सीखा, जो अनुभव व सुख उन्हें प्राप्त हुआ था, उसका वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। तो यहाँ बताया जा रहा है, हेलन ने जब प्रथम बार शब्द बोला तो उसे सुनकर सुनने वालों को बहुत प्रसन्नता हुई, पर इससे भी ज़्यादा हेलन को प्रसन्नता हुई वह हेलन के जीवन का सबसे ज़्यादा सुखी दिन था। और हेलन इसका उल्लेख अपनी जीवनी में करके लिखती है कि उस दिन मेरे हृदय में जितना आनंद और उल्लास उमड़ा उतना शायद ही किसी बालक के जीवन में कभी उमड़ा हो। जैसे बालक सर्वप्रथम कोई कार्य को करना सीखता है, जब वो सीख जाता है तो उसे अति प्रसन्नता होती है। उससे भी अधिक हेलन को आनंद का अनुभव हुआ था जब उन्होंने प्रथम बार वह टूटे फूटे शब्द बोलकर सुनाया था। इस अध्ययनशील बालिका ने घर की पढ़ाई पूरी करके अपनी शिक्षिका की सहायता से कैम्ब्रिज स्कूल में प्रवेश किया। आश्चर्य की बात है कि स्कूल की पढ़ाई करने के अलावा उसने केवल 2 वर्ष में ही अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच भाषाओं पर भी अच्छा काबू पा लिया। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हेलन पढ़ने लिखने में बहुत रुचि लेती थी। अपनी पढ़ाई पूरी करके जब अपनी टीचर की सहायता से कैम्ब्रिज स्कूल में प्रवेश किया तो अन्य कार्यों में भी उसकी दिलचस्पी जागने लगी और वह पढ़ाई के अलावा केवल 2 साल में ही उन्होंने अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच भाषा भी सीख ली और बहुत अच्छी प्रकार से सीख ली। ये बड़े आश्चर्य की बात है। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके हेलन ने कॉलेज में प्रवेश किया। कॉलेज में भी उसने कठिन परिश्रम किया और सन 1904 में बीए की परीक्षा पास कर ली।
उल्लेखनीय बात यह है कि परीक्षा में हेलन प्रथम श्रेणी में पास हुई। अब बताया जा रहा है कि हेलन ने स्कूल की परीक्षा तो पास कर ही ली, उसके बाद कॉलेज में जब उन्होंने एडमिशन लिया तो वहाँ पर अपनी लगन से, अपनी पढ़ाई से उन्होंने बीए की भी परीक्षा पास कर ली। और सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि वो प्रथम श्रेणी में पास हुई थी कॉलेज में। पढ़ाई पूरी करके हेलन ने लिखना शुरू किया। ब्रेल लिपि में उसने मेरी आत्मकथा आदि एक के बाद एक पूरी 9 पुस्तकें लिखी। ये पुस्तकें विश्व साहित्य की अमूल्य निधि है। अब हेलन की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने कर ली थी। इसके बाद उन्होंने साहित्य लिखना शुरू कर दिया और सर्वप्रथम उन्होंने ब्रेल लिपि में मेरी आत्मकथा नामक पुस्तक लिखी, मेरी आत्मकथा नामक रचना की। और उन्होंने एक के बाद एक पूरी 9 पुस्तकें लिखी जो विश्व में प्रसिद्ध हुई। हेलन केलर के द्वारा लिखे हुए साहित्य जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। हेलन को प्रकृति से बड़ा प्रेम था। यद्यपि वह बसंत के खिले फूलों और लहरों पर थिरकती चांदनी को देख नहीं सकती थी, पर उनका मन ही मन अनुभव अवश्य करती थी। हेलन जो है नेचर से, प्रकृति से बहुत प्रेम करती थी। चूँकि वो देख नहीं सकती थी बसंत के खिले फूलों को, लहरों पर नाचती चांदनी को, चांद के प्रकाश को चांदनी कहते हैं, तो लहरों पर थिरकती चांदनी को वो देख नहीं सकती थी, लेकिन वो महसूस बहुत अच्छे से कर सकती थी और प्रकृति की चीज़ों से वो आनंद का अनुभव करती थी। प्रकृति उसे कैसी लगती है और उसका उसके अंतर्मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका उसने अपनी पुस्तकों में विस्तार से उल्लेख किया है। हेलन ने अपनी पुस्तकों में अपने अनुभव के बारे में लिखा है कि प्रकृति का क्या प्रभाव उनके हृदय पर पड़ता है, उन्हें कितना अच्छा अनुभव होता है। इन सब बातों को अपने साहित्य में वो विस्तारित रूप में लिखती है। हेलन को नाव खेने, तैरने और घुड़सवारी करने का भी शौक था। वह शतरंज और ताश भी खेल लेती थी। सामान्यतः सभी को घुड़सवारी करना, नाव खेना आदि नहीं आता, लेकिन हेलन को नाव खेना, तैरना, घुड़सवारी करना, शतरंज खेलना, ताश खेलना ये सब आता था। अंधी बहरी होने के बावजूद वह ये सब कला जानती थी। एक बार यौवन काल में हेलन ने विवाह करने और घर गृहस्थी बसाने का विचार किया था, पर शीघ्र ही उसे अपनी भूल मालूम हो गई और विवाह का विचार त्याग कर उसने अपने आप को समाज सेवा के काम में लगा दिया। यौवनावस्था में हेलन ने एक बार सोचा कि मैं विवाह कर लूं, अपनी घर गृहस्थी बसा लूं जैसे आम लोग करते हैं। लेकिन फिर उन्हें विचार आया कि क्यों न मैं अपने जीवन को समाज सेवा में लगाऊं, अपने जैसे ही दीन दुखियों की मदद करूं, तो ये मेरे जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य होगा। और उन्होंने समाज सेवा में अपने आप को लगा दिया। सबसे पहले उसने अनाथालय के अंधे बहरे बच्चों की सेवा करने का काम शुरू किया। फिर मिल्टन अंध सोसाइटी नामक एक संस्था कायम करके अंधे विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि में उपयोगी साहित्य प्रकाशित करने की व्यवस्था की। उन्होंने पहले तो अनाथालय के बच्चों की सेवा की, जो अंधे बहरे बच्चे थे उनकी सेवा करने का काम शुरू किया। उसके बाद मिल्टन अंध सोसाइटी नामक एक संस्था की स्थापना की। वहाँ पर अंधे विद्यार्थियों के लिए उन्होंने कुछ साहित्य भी प्रकाशित करने की व्यवस्था की, जो कि ब्रेल लिपि में लिखी हुई थी, जिससे अंधे बच्चे अपनी पढ़ाई कर सकते थे। इसके पश्चात हेलन ने विश्व यात्रा प्रारंभ की। पहले उसने यूरोप की यात्रा की, फिर वह ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मिस्र, जापान, दक्षिण अफ्रीका, भारत इत्यादि देशों में घूमी। उसकी यात्रा का एकमात्र उद्देश्य था विभिन्न देशों के अंधे बहरे लोगों के जीवन में आशा और उत्साह का संचार करना। इसके बाद हेलन ने विश्व यात्रा प्रारंभ कर दी, जिसका उद्देश्य था अंधे बहरे लोगों के जीवन में आशा का संचार करना, उनको अपने जीवन के प्रति आशावान और उत्साह से भरपूर बनाना। ये हेलन का उद्देश्य था और इसके लिए उन्होंने यूरोप की यात्रा की, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मिस्र, जापान, दक्षिण अफ्रीका, भारत आदि कई जगहों पर वो घूमी। वहाँ के अंधबधिर बच्चों की सेवा की, वहाँ के अंधबधिर बच्चों को सहयोग दिया। वह इस पवित्र उद्देश्य को लेकर जहाँ कहीं गई उसका यथेष्ट आदर हुआ। उसकी सेवाओं से आज सारा संसार उसके चरणों में श्रद्धानत है। चूँकि हेलन ने एक पवित्र उद्देश्य के लिए अपना जीवन समर्पित किया था,
अपने जैसे अंधे बहरे बच्चों की सेवा में उन्होंने अपना जीवन लगा दिया और इस कारण वो जहाँ भी कहीं गई उनका बहुत आदर हुआ, बहुत सम्मान हुआ। संसार में सभी उनके सामने श्रद्धा से सिर झुकाते थे। एक अंधी बहरी महिला इतना सब कर सकती है, यह बात आसानी से समझ में नहीं आती। पर जैसा कि किसी ने कहा है, सत्य घटनाएं कल्पित किस्सों से अधिक आश्चर्यजनक होती है। यह बात हेलन के जीवन पर हूबहू लागू होती है। तो यहाँ पर भी संदर्भ यदि आपसे पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्य खंड हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के हेलन केलर नामक पाठ से लिया गया है। यह पाठ संकलित है। प्रसंग में आप बता सकते हैं, हेलन के जीवन की घटनाओं पर यह कथन सत्य प्रतीत होता है। व्याख्या में बता सकते हैं कि हेलन ने अंधे बहरे बच्चों की सेवा करने का कार्य शुरू किया और इस कार्य को करने के लिए उन्होंने अनेक देशों की यात्राएं की और यह उनके जीवन की सत्य घटना पर आधारित है। इसलिए यह काल्पनिक घटना से भी अधिक आश्चर्यजनक है, क्योंकि काल्पनिक घटनाओं में असंभव को भी संभव करके बताया जाता है, लेकिन असंभव कार्य यदि वास्तव में घटित हो जाए तो उससे ज़्यादा आश्चर्यजनक और क्या होगा। इसीलिए कहा गया कि सत्य घटनाएं कल्पित किस्सों से अधिक आश्चर्यजनक होती है। और अंधी बहरी होने के बावजूद हेलन ने दूसरे अंधे बहरे बच्चों की सेवा की, इसलिए यह बात अधिक आश्चर्यजनक लगती है। यह बात हेलन के जीवन पर हूबहू लागू होती है। तो इस पाठ से यह बात समझ में आती है कि अकर्मण्यता से कुछ भी प्राप्त नहीं होता, लेकिन कठोर श्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति से असाधारण कार्य भी किए जा सकते हैं, जैसा कि इस कर्मठ महिला हेलन केलर ने कर दिखाया। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने इस पाठ का अध्ययन किया। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये पाठ समझ में आ गया होगा। और यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इस पाठ के प्रश्नोत्तर के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए हैं, उसे क्लिक करके आप पाठ के प्रश्नोत्तर को भी जान सकते हैं। हम अगले पाठ में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।